हेलो फ्रेंड्स, आज हम ME29 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर लेथ मशीन वाला चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर ME2 का लेथ मशीन है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। जो इस लेक्चर में टॉपिक कवर किए गए हैं इस प्रेजेंटेशन में, वो हैं 6 टॉपिक कवर किए गए हैं, जिसके अंदर पहला है स्पेसिफिकेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। सेकंड है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ द लेथ मशीन और उसके फंक्शंस। थर्ड है फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन्स। फोर्थ है डिफरेंट ऑपरेशंस which can perform on the center lathe with and without the attachments. Fifth है calculations of gear trains for thread cuttings. And last, lathe attachments and its accessories. सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is the lathe machine. लेथ मशीन क्या होती है? आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जो पहले खैरात मशीन बोलते थे, जिसके ऊपर खिरनी की लकड़ी से डिफरेंट खिलौने अगर बनाए जाते हैं तो वुडवर्क्स के अंदर काम आती है लेथ मशीन, जिसके अंदर लकड़ी लगा दी जाती है और लकड़ी रोटेट करती है और एक टूल की सहायता से जो उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करके और एक लकड़ी का खिलौना बनाया जाता था। उसी तरह से अगर हम मेटल पे काम करने के लिए अगर कोई मशीन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेथ मशीन या मेटल लेथ मशीन्स बोलते हैं। इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी इसके अंदर दी गई है वो है लेथ मशीन इज़ अ मशीन टूल दैट रोटेट्स अ वर्क पीस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। लेथ मशीन एक वो मशीन टूल है जिसके अंदर वर्क पीस जो हम बना रहे हैं वो रोटेट करता है और उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है उस वर्क पीस की, और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन सब कर सकते हैं, जैसे कि कटिंग करना है, सैंडिंग करना है फिनिशिंग के लिए, नर्लिंग ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करना है उस जॉब के अंदर, या डिफॉर्मेशन करना है, उस जॉब को डिफॉर्म करके कुछ नया शेप देना है, फेसिंग ऑपरेशन करना है, टर्निंग ऑपरेशन करना है। टूल की सहायता से हम ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। टूल दैट अप्लाइड टू द वर्क पीस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ सिमेट्री अबाउट द एक्सिस। हम इससे ऐसा जॉब बना सकते हैं कि जो उसकी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो। इस तरह का जॉब इस पर बहुत आसानी से बहुत अच्छा बन सकता है टूल की सहायता से। प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है वो हम यहाँ देखेंगे। तो लेथ मशीन ये एक मशीन टूल है विच होल्ड्स द वर्क पीस बिटवीन टू रिजिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये क्या करती है, 2 स्ट्रिंग सेंटर्स के बीच में एक जॉब को करती है। जिस तरह से मैंने बताया को पेन, इस तरह से 2 सेंटर्स होते हैं और बीच में जो पेन है ये एक हमारा वर्क पीस है और ये इसको रोटेट करती है और उसके ऊपर हम ये टूल की सहायता से इसके ऊपर वर्क करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है। तो लेथ मशीन इज़ अ मशीन टूल विच होल्ड्स द वर्क पीस बिटवीन 2 रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स, जिनको हम सेंटर्स बोलते हैं, कॉर्ड सेंटर्स। एंड द कटिंग टूल इज रिजिडली हेल्ड ऑन द सपोर्ट इन द टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट के अंदर वो वर्क पीस रिजिडली हेल्ड होता है और उस वर्क पीस के अगेंस्ट वह कार्य करता है। और जब टूल को उस रोटेटिंग वर्क पीस के अगेंस्ट हम फीड देते हैं, तो क्योंकि टूल हार्ड मटेरियल का होता है तो वो जो वर्क पीस का सॉफ्ट मटेरियल है उसको वो कटिंग करता है, छीलता है, या उसके ऊपर से वर्क पीस से एक बारीक लेयर जो है मेटल की वो उतारता है, वो उसी को हम डिफरेंट शेप में ढाल सकते हैं। जो कुछ अभी हमने वर्ड में देखा उसी को एक डायग्राम के थ्रू यहाँ समझाया गया है। एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये है
ये एरोस के अंदर बता रहा है कि ये इधर वाला जो है वो आपका लाइव स्टॉक है और ये वाला है आपका वो टेल स्टॉक है, डेड स्टॉक है। ये हमारा जॉब है जो इन दोनों सेंटर्स के बीच में लगा हुआ है। और ये एक वर्क टूल है जो कि बिल्कुल फिक्स टूल है, जो कि एक कैरेज के ऊपर, टूल होल्डर के ऊपर माउंट होता है और वो आगे पीछे चल सकता है। एरो बताया हुआ है ताकि हम फीट कितनी देर है, कितना मटेरियल उतारना है। और इस लॉन्गिट्यूडनल, इस सैडल की सहायता से ये लॉन्गिट्यूडनल बेड के अलोंग भी चल सकता है। तो जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो हमारा हेड स्टॉक है, जिसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, जो कि इसको रोटेट करता है वर्क पीस को, ये वर्क पीस है। और ये डेड सेंटर है, इसके अंदर वर्क पीस जो घूम रहा है। और ये टूल हमारा जो हार्ड टूल है वो यहाँ पे लग रहा है और हमने इसको इतनी फीट दे रखी है, यहाँ दिख रही है 3-4 mm की फीट हमने इसको दे रखी है, 4 mm की फीट। तो वो टूल की फीट दे रखी है। अब हम इसको क्या करते हैं कि जब तेज रोटेशन से घूमता है टूल, इसको कटिंग करता है तो यहाँ से चिप निकलती है। और ये इतना मटेरियल देखो, पहले पूरा यहाँ तक डायमीटर इतना था, उसके अंदर हमने ये यहाँ से इसको फीड देते, लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हुए इस डायरेक्शन में हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ उसको घुमाया। तो इतना ज़्यादा टूल इसके अंदर इसने कटिंग की। तो पहले हमारा वर्क पीस ऐसा था, अब वो वर्क पीस इस तरह से बन गया। तो ये एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इसके अंदर हम एक रोटेटिंग वर्क पीस को एक फिक्स टूल से फीड दे के और कटिंग करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं। इसी सारे चीज़ के लिए हमने पूरी लेथ मशीन बनाई है, जिसके अंदर लाइव स्टॉक, डेड स्टॉक, जिसको टेल स्टॉक बोलते हैं, लाइव स्टॉक में फिर हम आगे इसको डिफरेंट आरपीएम देने के लिए अलग अलग तरह के गियर्स और पावर मोटर्स लगाया जाता है, ऑटोमेटिक फीड होता है, टूल पोस्ट होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यही इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है लेथ मशीन के काम करने का। अब ये लेथ मशीन आपको पूरी इसके अंदर बताई गई है, डिफरेंट इसके पार्ट्स इसके अंदर बताए गए हैं, किस तरह से लेथ मशीन काम करती है, किस तरह की लेथ मशीन है। ये जो लेटेस्ट लेथ मशीन का जो फिगर आप उसको जो शो किया गया है, इसमें हम पढ़ सकते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे कि सबसे पहले इसमें हमने बताया था कि ये पूरा जो पोर्शन कहलाता है यहाँ से, ये कहलाता है हेड स्टॉक। इसके अंदर ये स्पेंडल होता है, इसके अंदर चक होता है और एक तरफ जॉब को इसके अंदर हम पकड़ सकते हैं। दूसरा ये वाला कहलाता है टेल स्टॉक, टेल स्टॉक कहलाता है। और ये दोनों ही इस पूरी बॉडी के ऊपर माउंट होते हैं। ये इसकी पूरी बेस कहलाता है, जिसके ऊपर ये पूरा अरेंजमेंट हमने लगाया है। और इस बेस के ऊपर ये हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और ये सारा टूल पोस्ट है बीच का पोर्शन। ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और ये टूल कैरिएज जो पूरा बोलते हैं हम कैरिएज। इसके ऊपर टूल पोस्ट भी होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, इसको सैडल होता है और ये नीचे पूरा बेड कहलाता है ये लेथ मशीन का, जो कि एक आधार स्तंभ होता है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट अटैचमेंट्स या इसके डिफरेंट पार्ट्स लगा के इसको ऑपरेशन के अंदर ला सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। हम एक एक चीज़ डिस्कस यहाँ पे आपको बताएंगे क्या क्या है। पहला हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ये टूल का बेड पोर्शन है, जो कि यहाँ पर कास्ट आयरन का बना होता है और ये पूरे मशीन का एक तरह से नींव होती है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट पार्ट्स इसके ऊपर लगाते हैं। सबसे पहला आता है हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक है जिसके अंदर ये जो चक लगाया हुआ है, तो ये चक के अंदर हम जॉब को होल्ड करते हैं और उसको रोटेशन देते हैं। तो जब हमें चक को रोटेशन देना है तो डेफिनेटली उसकी डिफरेंट स्पीड्स होगी, इसलिए इसके अंदर यहाँ गियर बॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप के गियर्स लगे हुए हैं। गियर्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए लीवर्स लगे हुए हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नीचे एक अंदर मोटर लगी होती है जो कि इसको पावर देती है, करीब 10 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की एक मोटर लगी होती है जो कि हमें पावर देती है। और इसके अंदर ये यहाँ पर डिफरेंट गियर कटिंग्स के लिए एक डिफरेंट टाइप की गियर ट्रेस होती है, जो कि हम अलग अलग तरह के थ्रेड्स उस पर काट सकें, वो सब हमें यहाँ पर इसके अंदर बताई जाती है। इसके बाद इसके अंदर एक लीड स्क्रू लगा रहता है, ये लीड स्क्रू है, ये लीड स्क्रू बताया गया है।
ये लीड स्क्रू थ्रेड कटिंग के अंदर काम आता है और थ्रेड की पिच को इस लीड स्क्रू के सहायता से हम सेट करते हैं और इसकी सहायता से, लीड स्क्रू की सहायता से ही हम क्या करते हैं कि, और ये फीड रोटेशन के हिसाब से ये वाला फीड रोटेशन बार लगा रहता है, रोड लगी रहती है, जिसके आधार पर ये जो पूरा कैरिएज आगे लॉन्गिट्यूडनल चलता है ना, टूल। अब हम आते हैं, इसका दूसरा पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या करता है, इसके अंदर एक सेंटर होता है, ये टेल स्टॉक है, इसके ऊपर हैंड व्हील लगा हुआ है, टेल स्टॉक स्पिंडल निकलता है, वो इस टेल स्टॉक और इस हेड स्टॉक के बीच में हम यहाँ पर जो हमारे जॉब उसको माउंट करते हैं और जॉब इसके अंदर बिल्कुल टाइटली फिक्स होने के बाद वह रोटेट करने लगता है और उस रोटेशन के दौरान हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टूल पोस्ट के ऊपर फिक्स टूल रहता है, वो उसके अगेंस्ट फीड देने से उन दोनों के अंदर घर्षण होता है और कटिंग होती है और टूल उसको मटेरियल को रिमूव करता है और हमें डिज़ायर्ड शेप के अंदर जो जॉब है वो प्राप्त होता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने बताया था। तो ये जो हम बात कर रहे थे टेल स्टॉक की, जो लिखा हुआ है टेल स्टॉक, तो ये टेल स्टॉक होता है, यानी कि हेड और टेल दो जॉब का एक तो हेड होता है, टेल होता है। तो टेल को ये सपोर्ट करने का काम आता है, ये सिर्फ सपोर्ट करता है हमारे जॉब को। कोई लंबा जॉब अगर हम इसमें लगाते हैं तो दोनों तरफ से, दोनों एंड से वो फिक्स होना चाहिए, तो वो यहाँ पर ये काम करता है। इसके अंदर पावर ड्रिवन टेल स्टॉक नहीं आता है, टेल स्टॉक के अंदर पावर ड्रिवन नहीं होता, पावर सिर्फ यहाँ पर हमें हेड स्टॉक से मिलती है, यानी कि इस तरफ से ही गियर ट्रेन्स, पावर सब इस हेड स्टॉक में लगी रहती है। तो हेड स्टॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारी किसी भी लेथ मशीन का, और टेल स्टॉक से उसको सपोर्ट करने का काम आता है। फिर तीसरा मेन पोर्शन है, ये हम यह करते हैं जिसको हम कैरिएज का नाम दिया हुआ है। ये कैरिएज के ऊपर हम 3-4 चीज़ लगाते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर लगता है टूल पोस्ट, जिसके अंदर टूल को होल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है, टूल बिल्कुल फिक्स इसके अंदर रहता है, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया है कि टूल फिक्स रहता है और जॉब रोटेशन करता है, तो टूल को हम बिल्कुल फिक्स करते हैं और टूल के ऊपर बहुत लोड आता है, इसलिए इसका फिक्स करना बहुत टाइटली इसको फिक्स करते हैं। जितनी अच्छी तरह से हम फिक्स करेंगे तो हमारी सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद टूल को घुमाने के लिए यहाँ पे कंपाउंड रेस्ट होता है, जो टूल की डायरेक्शन हम इसको घुमा सकते हैं, हर एंगल पर मोड़ सकते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ये एक डायल नुमा एंगल घुमाने के लिए, जिससे कि हम टूल की एंगल इसके अंदर सेट कर सकें। जैसे टूल अगर सीधा रखा है इस तरह से, तो उसको हम इस तरह से टेढ़ा इस तरह से यूँ पूरा घुमा सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल घुमाने के लिए ये कंपाउंड रेस्ट होता है। ये इसका क्या है कि क्रॉस स्लाइड है, जो कि टूल को आगे या पीछे ले जाती है, जिस तरह से आगे या पीछे ले जाती है। तो ये आगे पीछे ले जाने के लिए, तो फीड तय करने के लिए ये जो हम क्रॉस स्लाइड होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर ये जो वाली है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड के लिए ये होता है, ताकि हम इसको आगे पीछे हिसाब से घुमा सकें। बहुत सी बार ऑटोमेटिक फीडिंग भी होती है, अगर हमारे पास मशीन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक क्रॉस स्लाइड और ऑटोमेटिक ये लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसको पूरे को एप्रॉन बोलते हैं ये आगे, जिसके एप्रॉन के ऊपर हम कोई भी और दूसरा अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सर इस पूरे कैरिएज को गाइड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 चीज़ें लगाते हैं, लीड स्क्रू और फीड रोड। लीड स्क्रू तो क्या करता है, ये इस कैरिएज को उस वक्त गाइड करता है जब हमें थ्रेड कटिंग करनी होती है, क्योंकि थ्रेड के अंदर पिच होती है और पिच निश्चित अंतराल के ऊपर आती है। तो उस तरह से हम इस थ्रेड के ऊपर, इसकी थ्रेड और जो हमें काटनी थ्रेड, उसके अंदर कोई निश्चित रेशो होता है, उस रेशो को हम या गियर ट्रेन से फिक्स करके और हम मन चाहे थ्रेड काट सकते हैं। जैसे कि 8 TPI पर मतलब 1 इंच के अंदर 8 थ्रेड काटनी है, 8 थ्रेड काटनी है, तो हम यहाँ पर सेट करके इस स्क्रू और उस टूल पोस्ट के हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ जो फीड रोड इसके अंदर की गई है, तो फीड रोड की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर बिल्कुल
फिक्स ये फीड रोड ही क्या करती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल बेड के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इसको दाएं या बाएं घुमा सकती है, जबकि क्रॉस स्लाइड टूल को आगे पीछे ले जाती है। और ये जो फीड रोड होती है इसके ऊपर चल के ये जो टूल पोस्ट है वह दाएं बाएं के लाइट और लेफ़्ट इसके अंदर जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वर्क करना होता है तो हम इस तरह की करते हैं। इस टूल पोस्ट में और भी इस कैरियज के अंदर बहुत चीज़ें होती है, एप्रन होता है, सैडल होता है और क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लगी होती हैं। और थ्रेड कटिंग में, फेसिंग में, नर्लिंग के अंदर या अलग अलग हम इसके ऊपर टूल लगाते हैं और टूल इस वर्क के अगेंस्ट कार्य करके इसको फीड देके हम डिज़ायर शेप के अंदर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जॉब है, वो हम इसके अंदर बना सकते हैं। फिर इसके अंदर तीसरी चीज़ दी गई है आपको, ये ऊपर इसके ऊपर कूलेंट डालने के लिए लगाया गया है ताकि वर्क और टूल के बीच में जब कटिंग होती है तो बहुत सी एनर्जी मिलती है और ये टूल काला पड़ जाता है। इसलिए हम ये कूलेंट करने के लिए टूल पोस्ट के ऊपर ये कूलेंट डालने के लिए हम ये इसके ऊपर लगाते हैं पाइप, जिससे आ जाता है। ये चिप वगैरह नहीं उड़े उसके लिए ये एप्रॉन होता है ताकि इसको ढक दिया जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि आपने कितनी फीड दी है, कितना आपका कैरियर आगे जा रहा है, कितना आपका टूल पीछे जा रहा है, ये सब हमें कितनी मटेरियल उसमें रिमूव हो रहा है वो सब यहाँ कंप्यूटराइज इसके अंदर होता है। आजकल जो लेटेस्ट मशीन आ रही है, पुरानी मशीनों में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन नाउ अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये इसके अंदर होते हैं। और मेन चीज़ इसकी है, मैं आपको इस बता दूँ, इसके बाद ये आता है चक होता है। यहाँ पर एक हेड सेंटर और इधर डेड सेंटर होता है, इधर लाइव सेंटर होता है। तो लाइव सेंटर के ऊपर हम ये चक लगाते हैं। चक क्या करता है कि जॉब को होल्ड करने के काम आता है। बहुत सी बार हम जॉब पर मशीनिंग इस तरह से काम करते हैं कि हम उस जॉब को दोनों तरफ सेंटर्स के ऊपर फिक्स नहीं करके सिर्फ ये 3 जा चक और 4 जा चक के अंदर यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं और उसी से हमारा काम हो जाता है। बहुत सी बार यानी कि आधे पोर्शन, जब तक हम ऐसे बहुत से आधे जॉब होते हैं जो कि हमारे सिर्फ फेस प्लेट या हेड स्टॉक के चक के ऊपर पकड़ने से ही हमारा काम उसके अंदर पूरा हो जाता है। जैसे फेसिंग ऑपरेशन वगैरह अगर हम करते हैं, ज़रूरी कि हमें उसे दोनों सेंटर्स के ऊपर जॉब को फिक्स करना पड़े। सिर्फ हम इसके यहाँ पर हेड स्टॉक के ऊपर 3 जा या 4 जा चक के अंदर इसको पकड़ लेते हैं और वो रोटेट करता है और हमारा जॉब बहुत बढ़िया से इसके अंदर बन जाता है। नीचे यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर कूलेंट इकट्ठा होता है, कूलेंट जाता है, इस जो भी छिलन उतरती है जिसको हम चिप बोलते हैं वो भी इसके अंदर गिरती है और उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो इसके अंदर कूलेंट का सर्कुलेशन भी होता है जो इसके अंदर काम में आता है। फिर ये गाइडवेज हैं, 2 गाइडवेज होते हैं जो कि बेड के ऊपर लगते हैं। इन गाइडवेज के ऊपर हमारा जो टेल स्टॉक है और टूल कैरियज है वो चलता है, वो उसको गाइड करता है और बिल्कुल आगे पीछे या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, राइट और लेफ़्ट मूवमेंट के लिए ये गाइडवेज बहुत आवश्यक होते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट बने होने चाहिए ताकि हमारा बिल्कुल जो मशीन की एक्यूरेसी इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। और डिफरेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो डिफरेंट है। अंदर इसके अगर पूरा खोल के देखें तो अंदर इसके अंदर गियर ट्रेन्स होती हैं जो कि हेड स्टॉक है उसको काफ़ी स्पीड प्रदान करती है। करीब हम इससे कंटिन्यूसली बहुत 10-20 RPM से लेकर 2000 RPM तक इस हेड स्टॉक को घुमा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें, यहाँ पे नीचे एक रोड होती है जिसको हम ब्रेक भी कहते हैं। पैर से इसको लगाने पर यह मशीन एकदम इमरजेंसी में रुक जाती है तो वो हम उसको बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेक होता है, इस तरह से लगाते हैं। ये पूरी मशीन है जो हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर इसके एक एक पार्ट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये दूसरा है मेन पार्ट्स ऑफ द लेथ मशीन। लेथ मशीन के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अभी जो हमने पिछला जो व्यू देखा था वो एक्चुअली मशीन का था और ये वाला इसका स्केच है। स्केच का एक लाइव फोटोग्राफ है जिसके अंदर बताया गया है किस तरह से बताया गया चक के अंदर एक जो पकड़ा हुआ है बिल्कुल फिक्स
और वो रोटेट कर रहा है। और ये जो टूल पोस्ट के अंदर लगा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पर इसको किस तरह से ये इसको काट रहा है और धीरे धीरे यहाँ से ऊपर से कूलेंट आ रहा है और धीरे धीरे काट के ये जा रहा है। तो इस पोर्शन में हम और ज़्यादा अच्छी तरह से डिफरेंट पार्ट्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये टेल स्टॉक है, ये इस तरह का होता है, ये इसका एक सेंटर है, डेड सेंटर कहलाता है। ये डेड सेंटर को आगे पीछे घुमाने के लिए व्हील है और इसकी गाइड वेज के ऊपर ये टेल स्टॉक चलता है, आगे पीछे आता है। ये हमारा हेड स्टॉक है, ये पूरा हेड स्टॉक जो को चलाता है। ये जो घूम रहा है रोटेशन आपको दिख रहा है, ये हम डिफरेंट 10 आरपीएम से लेकर 2000 आरपीएम तक घुमा सकते हैं। उसके लिए अंदर पूरा यहाँ पर गियर ट्रेन्स होती है, नीचे मोटर होती है, मोटर से ये इसको चलाते हैं, मोटर चलती है और लाइव स्ट्रोक चलता है। डिफरेंट गियर्स के लीवर्स हैं जो हमें अलग अलग स्पीड के अंदर हम गियर लेयर्स यहाँ पे काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, जब ये लीड स्क्रू है, जब हमें थ्रेड्स काटनी होती है, तब हमें लीड स्क्रू के लिए डिफरेंट टाइप के गियर्स का अलग अलग डायरेक्शन में इसको घूम के अलग तरह गियर इंगेज होता है। जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल में होते हैं फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, तो यहाँ पे गियर का कॉम्बिनेशन 2-3 लीवर्स हैं, तो अलग अलग 2-3 लीवर्स बनाकर हम डिफरेंट टाइप की स्पीड इस पर प्राप्त कर सकते हैं। वो सब इसके अंदर छुपा हुआ है। फिर तीसरा पोर्शन है टूल पोस्ट का। देखो टूल ये लगा हुआ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यहाँ पर हमने इसको फिक्स किया हुआ ऊपर से। ये सैडल है, ये कैरियज है और ये कंपाउंड रेस्ट है जिसको हम घुमा के इसको अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे जो ग्रेजुएशन किया हुआ अलग अलग एंगल पे इसको घुमा सकते हैं। 360 डिग्री एंगल पे ये घूम सकता है। और यहाँ पर ये क्रॉस स्लाइड देने के लिए, आगे पीछे घुमाने के लिए ये वाला हैंडल दिया हुआ, क्रॉस स्लाइड दिया हुआ है। ये हमारा सैडल है पूरा, जिसके ऊपर ये टूल इस तरह से दाएँ और बाएँ इसके ऊपर घूम सकता है क्रॉस स्लाइड के लिए। ये फीड शाफ्ट है नीचे वाली, जिसके ऊपर होके ये ऑटोमेटिक फीड हम दी जा सकती है फिक्स करके, ये इसके ऊपर चलती है। ये पूरा सैडल कहलाता है। यहाँ पर लेथ का बेड है ये पूरा, जिसके ऊपर लेथ के डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए हैं। ये इमरजेंसी स्टॉप बटन हमारा लगा पैर के ऊपर लगा होता है। अगर मान लो एकदम कोई इमरजेंसी में हमें एकदम रोकना है, तो ऑपरेटर ने खड़ा इस लाल बटन को पैर से दबा देता है और मशीन एकदम अपने आप जाम हो जाती है, ताकि किसी भी एक्सीडेंट से हम आपस में बच सकते हैं। यही कुछ स्केच हमने बताया और यही इससे पहले आपको ओरिजिनल मशीन बताई। इस दोनों से मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर दिमाग के अंदर आपके ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चाहते हैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिकेशन मशीन के अंदर किस तरह से होते हैं। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किसी भी मशीन की वो चीज़ होती है जिसके अंदर उसकी पूरी डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप हमको कहा जाए कि आप हमारे इस रूम के लिए एक बल्ब लेके आएँ, तो आप क्या जाएंगे, बाज़ार में जाके बोलेंगे सिंपल कि बल्ब दो, तो आपको दुकानदार ही पूछेगा कौन सा बल्ब चाहिए आपको, 40 वाट का चाहिए, 20 वाट का चाहिए। तो ये उसके स्पेसिफिकेशन हो गए कि 40 वाट का बल्ब चाहिए। फिर आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट चाहिए या आपको कलर्ड में चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, आपका होल्डर कैसा है। तो ये सब चीज़ें उसको अगर हम बोलते हैं कि हमें इतने वाट का चाहिए, हमें एसी बल्ब चाहिए या डीसी में चलने वाला बल्ब चाहिए, उसको बिल्कुल कलर्ड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। ये सब बातें अगर हम बल्ब के बारे में बोलते हैं तो वो बल्ब के स्पेसिफिकेशंस कहलाए जाते हैं। उसी तरह से अगर आपने देखा होगा, आप जब मोबाइल पे लेने जाते हैं मोबाइल, तो खाली दुकान पे जाकर अगर आप ऐसा बोलेंगे हमें मोबाइल चाहिए, तो फिर आपसे क्वेश्चन करेगा भाई कि उसके स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए आपको मोबाइल के। उसका स्क्रीन 16 इंच का होना चाहिए, वो किस कंपनी का बना है, आपको टच स्क्रीन चाहिए या बटन वाला चाहिए आपको, है ना। फिर उसके बाद उसके अंदर कितने GB रैम चाहिए आपको, कि उसके अंदर उसके कैमरास कौन सा चाहिए, 48 पिक्सल्स चाहिए या 28 मेगापिक्सल का चाहिए, फ्रंट लोडेड 2 फ्रंट कैमराज, 1 बैक कैमराज है, ये उसके अंदर बताना है। उसकी रैम कितनी है, 16 GB की है, 128 GB की है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो एंड्रॉयड पे चलता है या एप्पल का है या और कोई दूसरा है। तो ये सब चीज़ें हमें उसके अंदर बतानी पड़ती है ना। तो ये इसी तरह से हम आप बताते हैं कि लेथ मशीन के क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए और किस तरह से लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये हम इसके अंदर
बताएंगे। लेथ मशीन इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग, 3-4 तरीक़ों से हम उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं। पहले तो हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड, बेड से कितना ऊपर तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने पीछे देखा, ये बेड से ये जो टेलीस्कोप है यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट का हो सकता है, ये हम उसके अंदर बता सकते हैं कि कितना बड़ा जॉब इसके अंदर लग सकता है, कितना लंबा जॉब यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर लग सकता है, ये सब उसके अंदर बताया जाए। स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, बेड के ऊपर कितना बड़ा डायमीटर उसके ऊपर घूम सकता है, ये इसके अंदर हम बता सकते हैं। फिर है स्विंग डायमीटर ओवर द कैरियज, कैरियज के ऊपर जिसके ऊपर हमारा टूल लगा हुआ है, टूल पोस्ट लगा हुआ, उसको टूल को लगाने के बाद वो कितना बड़ा डायमीटर का जॉब उस पर बन सकता है, उसी के आधार पर उसका तय होता है। और सबसे बड़ी बात हम उसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि इसका सबसे पहला कि भाई कितने फिट लंबी लेते हैं, उसका जो यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई है बेड की, वो कितनी होती है, 10 फीट की है, सबसे छोटी 8 फीट की आती है, 6 फीट की आती है, 8 फीट की है, 10 फीट की है या 20 फीट की। बहुत से वर्कशॉप में मैंने इसको 40 फीट लंबी भी देखी है। इतनी लंबी लेथ मशीन्स भी होती है जो बड़े बड़े कारखानों में वहाँ काम आती है। तो इस तरह से हम इसकी बेड की लंबाई का, इसके ऊपर कितना स्विंग हो रहा है एरिया, ये वाला जॉब देखो, ये तो बहुत छोटा 2 इंच का जॉब लग रहा है, 2 इंच का। अब हम इसके ऊपर पूरा पकड़ के यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा डायमीटर का जॉब बांध सकते हैं, 10 इंच का, 20 इंच का या 1 फीट का। इस तरह से अगर हम इसके अंदर जो बांधते हैं वो उसको मैक्सिमम उसकी लंबाई कहलाई जाती है ओवर द कैरियज। कैरियज के बीच में जब बांधने के बाद कैरियज के अंदर कितना टूल्स लगाने के बाद कितना बड़ा डायमीटर बांध के हम उसको टर्निंग कर सकते हैं, तो ये सब उसके स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। फिर मैक्सिमम बार डायमीटर कितना है, डायमीटर का मैक्सिमम बार कितना है, लेंथ ऑफ बेड कितनी है, बेड की लेंथ के हिसाब से दी जाती है, जैसे मैंने बताया आपको 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट की। ये सारे क्या हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन जो कि कम से कम एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक डिप्लोमा होल्डर को तो ये अवश्य रूप से आने चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी मशीन की स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी तरह नहीं समझ सकते तो उसका उपयोग भी पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर हमारे जो पास जो आजकल नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशन अगर हमें पता नहीं है, स्पेसिफिकेशन कह लो या उसके फंक्शन, तो अगर फंक्शंस हमें उसको पूरा पता नहीं तो हम उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते एक आपको शो फ्लोर पे जब मशीन के ऊपर काम करना है या किसी से करवाना है तो आपको उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बहुत ज़रूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे ही आप मशीन को देखें, मशीन को देखते ही आपको उसके फीचर्स क्या हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये सब आपको मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेंटर लेते किस तरह से दिए जाते हैं ये हम यहाँ देखेंगे। स्विंग ओवर द मशीन बेड मिनिमम हम कितना छोटा डायमीटर का जो उसके ऊपर स्विंग कर सकता है, घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, वो है 350 mm का, है ना, 350 mm का है ये वाला। स्विंग क्रॉस स्लाइड के ऊपर मिनिमम कितने डायमीटर का वो जा सकता है, तो 190 mm का, है ना, 19 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर, 1.25 फीट का हो सकता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर वो थोड़ा सा इतना कम का घूम सकता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, 2 सेंटर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो कह रहा है भाई 8 mm तक, यानी 800 mm तक एक जॉब बांध सकते हैं, यानी कि 80 सेंटीमीटर का जॉब उस पर बांध सकते हैं मिनिमम। ये है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो आपको किसी एक पर्टिकुलर मशीन के बारे में बताया है, मैं बता रहा हूँ। 1 मीटर का जॉब भी बांध सकते हैं तो 1000 mm आ जाएगा 2 सेंटर के बीच में, है ना। फिर टर्निंग लेंथ, हम उसको कितने लंबाई तक टर्न कर सकते हैं, जॉब तो इतना बांध सकते हैं, लेकिन 800 mm तक जॉब बांधेंगे तो 800 mm तक टर्निंग नहीं कर सकते। इधर से भी हमें 50 mm 5 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ेगा, उधर से 5-7 सेंटीमीटर, तो दोनों से 50-50 कम कर दिया मैंने, तो 700 से लेकर 750 mm तक ही टर्निंग कर सकते हैं। बाकी वो उसकी ग्रिप में आ जाएगा, है ना। तो हम इतनी ट्रेनिंग कर, जब हमें मालूम पड़ेगा कोई जॉब इतना लगाना है तो आपको नेचुरली आप एक इंजीनियर होने के नाते कह सकते हैं नहीं, इसके ऊपर से 700-750 mm तक की टर्निंग हो सकती है, भले उसकी डिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, शायद लेमैन को मालूम नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, और कम से कम उस मशीन के ऑपरेटर को तो मालूम होना चाहिए। विड्थ ऑफ द बेड मिनिमम 250 mm के 260 mm की विड्थ है, और
वर्किंग स्पिंडल उसका एक ही होता है, दो है नहीं, एक ही वर्किंग स्पिंडल है जो कि हम उसको बोलते हैं हेड स्ट्रोक के ऊपर। फिर स्पिंडल डायमीटर इन फ्रंट बियरिंग, फ्रंट बियरिंग में स्पिंडल डायमीटर का 60 mm का है। स्पिंडल का जो बोर है उनके अंदर जो होल हो रहा है वो 35 mm का होलो होता है, तो 35 mm का बोर है उसके अंदर। नॉर्मल चक का डायमीटर 160 mm है, जो कि बताया मैंने आपको। चक का डायमीटर ये वाला कहलाता है। ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये चक ये घूम रहा है, ये डायमीटर बोल रहा है 160 mm का होना चाहिए। फिर उसके बाद वो बता रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फेस प्लेट एंड क्लैंपिंग डिस्क। 350 mm की डिस्क हम उसके अंदर फेस प्लेट लगा सकते हैं उस चक के ऊपर। और टूल स्लाइड उसके अंदर कर सकता है। कौन सी टूल स्लाइड है उसके अंदर? कंपाउंड टूल स्लाइड है या सिंगल एक ही स्लाइड है। गाइड लेंथ ऑफ कैरिएज, कैरिएज की गाइडेड लेंथ कहाँ तक हम उसको राइट से लेफ्ट तक जॉब को या उसको कैरिएज को चला सकते हैं, तो 350 से 360 mm तक हम उसको लॉन्गिट्यूडनल लेफ्ट और राइट को उस बेड के ऊपर कैरिएज को चला सकते हैं। क्रॉस स्लाइड, आगे पीछे हम जो टूल को वो कैसा ले जा सकते हैं, तो 127 से लेके 190 mm तक उसको हम टूल को आगे या पीछे क्रॉस कर सकते हैं। जिस तरह से ये बेड है तो ये बेड के क्रॉस इस तरह से हम टूल को आगे पीछे ले जा सकते हैं। वो 170 से 190 mm तक, यानी कि 20 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। विड्थ ऑफ द क्रॉस स्लाइड की विड्थ कितनी है? 140 mm है। कंपाउंड स्लाइड ट्रेवल्स मिनिमम 100 mm। कंपाउंड स्लाइड ट्रेवल करती है मिनिमम कितनी करती है? 100 mm तक वो स्लाइड कर सकती है। विड्थ ऑफ द टॉप स्लाइड वो है 110 mm है। टेल स्टॉक विद द हैंड व्हील, एक इसके अंदर टेल स्टॉक है। ड्राइव नंबर ऑफ स्पीड रेंज, उसकी जो हेड स्ट्रोक है, मैंने बताया कि हेड स्ट्रोक डिफरेंट आपको 10 RPM से लेकर 2000 RPM तक चल सकती है, तो वो डिफरेंट स्टेप में चलेगी। कितने के, जैसे कि 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, फिर 30 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। उसी तरह से ये नंबर ऑफ स्पीड हमें 16 मिलेगी, 2 × 8 यानी कि 16 स्पीड हम उसके अंदर लगा सकते हैं। 16 स्पीड की रेंज है। लेकिन 50 से लेके 350 रिवोल्यूशन पर मिनट RPM आ गया, वो 8 स्पीड उसको मिलेगी, इसके अंदर 8 स्पीड मिलेगी। और 250 से लेके 2000 RPM तक रिवोल्यूशन पर मिनट तक 8 स्पीड मिलेगी। इस तरह से तो 16 स्पीड मिल सकती है, जो कि हमारे पास जो अभी इस लेथ की स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर 50 RPM से लेकर 2000 RPM के अंदर हम 16 स्टेप में यहाँ तक मिल सकते हैं। ये इस तरह से वो गियर के अंदर हम इस तरह से सेटिंग की भी कि हमें 16 स्पीड मिल जाएगी इसके अंदर। थ्रेड पिचेस विच स्टैंडर्ड गियर BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड 4 से लेके 76 TPI तक काट सकते हैं। लीड स्क्रू के ऊपर अगर हमें कोई थ्रेड काटनी है तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाली थ्रेड्स हैं, वो 4 से लेके 16 थ्रेड्स पर इंच, यानी कि 1 इंच, जैसे कि 1 इंच जगह उसके ऊपर अगर हमें 4 थ्रेड काटनी है, वहाँ से लेके 76 थ्रेड इसके ऊपर कट जाए 1 इंच के ऊपर। इतनी हमारे पास वो लीड स्क्रू की कैपेसिटी है कि हम इस लेथ मशीन से 4 TPI से लेकर 76 TPI तक हम इसके अंदर काट सकते हैं। उसी तरह से ऑल स्टैंडर्ड मीट्रिक थ्रेड भी काट सकते हैं। ये तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड्स हैं, मीट्रिक स्टैंडर्ड भी हम काट सकते हैं। इनके अलावा सब तरह के स्टैंडर्ड थ्रेड्स मीट्रिक थ्रेड उसके अंदर काट सकते हैं, जो कि पॉइंट। फिर 24 मॉड्यूल की पिच भी हम इसके अंदर काट सकते हैं। लीड स्क्रू की पिच 6 mm की है। लीड स्क्रू जो बना हुआ जिसके ऊपर स्क्वायर थ्रेड्स होती है मोस्ट में, और एक में भी थ्रेड्स भी हो सकती है, तो वो 6 mm की पिच है। पिच क्या कहते हैं? जो कि हमारे थ्रेड्स के एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड्स के बीच की क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है वो 6 mm है। तो ये हमारे उसकी स्पेसिफिकेशंस है। कूलेंट जो उसके अंदर यूज़ की कैपेसिटी कितनी है? 10 से 14 लीटर कूलेंट उसमें रह सकता है, और वो कम्प्लीटली पंप है, पावर कैपेसिटी से चलता है। पंप अपने आप चलता है और कूलेंट पूरे उस बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सकता है, और जहाँ हमें कूलिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पर कूलेंट जाके उसको ठंडा कर सकता है। फ्लोर स्पेस कितना घेरेगा बताया, लेंथ
उसकी विड्थ और ऊंचाई। अगर हम वर्कशॉप में लगाएंगे तो कितनी जगह घेरेगी, तो बता रही है 200 mm तो लेंथ है, यानी कि 2 मीटर लंबाई उसकी है, 1 मीटर चौड़ाई है, 1000 mm, और 1400 mm उसकी ऊंचाई है, यानी कि 1.5 मीटर तक करीब उसकी ऊंचाई आती है। तो ये तीनों स्पेस जो कवर करता है वो फ्लोर का मशीन का ही है। ये हमें इंस्टॉल करने से पहले जगह देखनी पड़ेगी। तो ये इसके नीचे वर्किंग स्पिंडल अबाउट 1000 से लेके 1200 mm तक वो वर्किंग स्पिंडल ज़मीन से इतना ऊंचा रहेगा। लास्ट में इन्होंने दिया था कि साउंड प्रेशर लेवल, वो बता रहे हैं कि हमारे 80 डेसिबल मैक्सिमम साउंड इसके अंदर है, कि वो वर्क आदमी करता है, मशीन चलेगी तो मशीन के अंदर जो साउंड होती है वो 80 डेसिबल तक आती है। और हमारी सुनने की क्षमता क्या 85 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो तो फिर वो जो साउंड है वो नॉइज़ में बदल जाती है, तेज़ आवाज़ में उस नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो इसको 85 डेसिबल से कम करके 80 डेसिबल तक उसके अंदर आवाज़ रखी गई है। फिर आती है एक्सेसरीज़। तो एक्सेसरीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर हम मशीन लाते हैं तो उसके पास जो उसके अलावा दूसरे जो अटैचमेंट होते हैं उसको एक्सेसरीज़ बोलते हैं। तो ये एक्सेसरीज़ उसके साथ आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप घर पे कुछ काम करते हो, आप ग्राइंडर मिक्सर लेके आते हो जिसको मिक्सी बोलते हैं अपन किचन के अंदर, तो उसके साथ भी डिफरेंट अटैचमेंट आते हैं, एक्सेसरीज आती है। जैसे कि आपको एक जार उसके साथ लगा हुआ देता है, 3-4 जार अलग अलग आते हैं, जूसर का अटैचमेंट अलग आता है ना, उसके साथ उसको मिलाने का स्पेचुला अलग आता है। तो ये सब उसकी एक्सेसरीज में कहे जाते हैं। 1-2 फिल्टर दे देते हैं, छलनी दे देते हैं। तो ये सब आपको जो साथ में आने वाले अटैचमेंट हैं उसको हम एक्सेसरीज बोलते हैं। कौन सी होती है? करीब 11 तरह की एक्सेसरीज हम इस मशीन जिसके स्पेसिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं उसका दी गई है। फिर ये ड्राइव प्लेट स्पिंडल के साथ लगती है, जिसको 160 mm की होती है, जिसको फेस प्लेट भी बोलते हैं। ड्राइव प्लेट एज स्पिंडल डायमीटर 160 mm की उसकी डाया है। 4 जॉ स्पेशल चक है उसका। ये 3 जा चक भी आता है, 4 जा चक भी। 4 जा चक जिसका डायमीटर कितना है 160 mm का है। 3 जा चक है उसका भी, क्योंकि ये तब 160 mm के होते हैं जो फ्लैश प्लेट के ऊपर लगते हैं। क्विक चेंज टूल होता है वो 2 नंबर, क्विक चेंज टूल पोस्ट 2 नंबर दी, एक तो हमने लगा रखा है, एक और एक्स्ट्रा देते हैं वो। तो ये क्विक चेंज एकदम फटाक से चेंज करके हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। टूल पोस्ट है, टूल को पकड़ने वाला जो हमने बताया था वो 2 देते हैं सारे, एक तो लगा हुआ था और एक स्पेयर में देते हैं। मशीन का लैंप पर जो लगा हुआ लाइट वाला जो अपन देखा था, रिवॉल्विंग सेंटर इसको बोलते हैं। तो हेड स्टॉक के ऊपर लगता है उसको रिवॉल्विंग सेंटर बोलते हैं। टेल स्टॉक पर भी लगता है। सेट ऑफ कॉलेट्स उसको साथ में दिए जाते हैं। कॉलेट से क्या होता है, वो डिफरेंट सेट है, 5 mm 20 mm के पूरा सेट उसके साथ दिया जाता है। डॉग कैरियज है उसको लगाने के लिए, जो कि एक बार हम फेस प्लेट पे लगा देते हैं, बहुत सी बार तो फेस प्लेट पे डॉग कैरियर भी लगाते हैं। कॉलेट होल्डर सेट कॉलेट होता है और फिर होल्डर का हॉलेट सेट भी होता है, इसी के साथ पूरा सेट। फिर स्प्लैश गार्ड्स होते हैं ताकि कोई छींटे अपने ऊपर नहीं आए, चिप कूड़े तो अपने नहीं आए, उसके प्लास्टिक के गार्ड्स ट्रांसपेरेंट लगे होते हैं। और टूल किट होता है 1 सेट। ये सारी एक्सेसरीज़ है और स्पेसिफिकेशंस। तो स्टूडेंट्स आज हम ये चैप्टर यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम के अंदर फिर हम आपको और आगे मशीन के बारे में बताएंगे।